Today we have a very important topic that is going to be discussed, that is breast, colorectal, lung cancer screening, that is cancer screening in general. और हमारे साथ हैं डॉक्टर शीतल और डॉक्टर रितिका. So डॉक्टर शीतल, आप दोनों का मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, then you can start as you wish. Dr. Sheetal Shekhawat is working as a community health ambassador for Wellforth CHS for the past 2.5 years. She has earned her PhD in microbiology, specializing in med parasitology from India. For the past 10 years, community projects, research, education, malnutrition treatment, and lactation counseling have been an integral part of her work. Dr. Ritika Bhattacharya is working as a support care navigator at the Wellford, a doctor with a master's in public health. She has great love for animals, ice cream, and dancing. We have so much in common, Dr. Ritika. So, good to you, Dr. Ritika and Dr. Sheetal. Any one of you can start as you wish. Awesome. I think, because in order to fix my background, I need to go to the home page. So sorry, but for 2 minutes, I'll be out of the meeting and I'll be back. Okay, that's okay. Take your time. Okay, sorry. Bye, ladies. I'll be back. Okay, bye. Bye. Dr. Sheetal is here with us as well. So ये बड़ा important topic है. This month is breast cancer awareness month. और इस month के लिहाज से it's the correct topic to be discussed. And it's so important. बड़ी young ages में अब breast cancer बहुत common होता जा रहा है. पहले इतना नहीं था इतनी young age में, 50 plus में या 60 plus में usually diagnose होता था. अब तो 40s में और usually last stage में diagnose हो रहा है. बिल्कुल, क्योंकि आप नहीं केयर करते ना कि आपको ब्रेस्ट में थोड़ा पेन हो रहा है तो हम सोचते हैं कि फीडिंग मदर्स हैं या प्रेगनेंसी हुआ है तो हार्मोन की चेंजेस या सिस्ट बन गया होगा. सो दिस स्क्रीनिंग इज दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कुछ भी हो. इसीलिए यहाँ पे अब हेल्थ केयर में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं. और वो लोग पहले इतनी जल्दी मैमोग्राम्स वगैरह ऑर्डर नहीं करते थे, लेकिन अब तो कोई लेडी आती है उनके पास यंग भी, जिसको थोड़ा सा भी ब्रेस्ट में पेन हो या डॉक्टर को थोड़ा सा भी शक हो तो वो फौरन मैमोग्राम ऑर्डर कर देते हैं. द रेस्ट डॉक्टर शीतल एंड डॉक्टर रितिका आर गोइंग टू टेल अस. सो दिस वाज अ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव टोल्ड यू इन माय ओपिनियन. वील वेट फॉर. अच्छा, आप लोगों ने प्लीज मुझे नाम भी बताने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर द 21st. आप लोगों को पता है ना 21st को हमारा एडल्ट अब्यूज पे प्रोग्राम है मिस्टर सागा में. सो प्लीज जिन जिन ने आना है मुझे अपना नाम यही हाथ रेज कर दें, मैं आपका नाम लिख लूंगी. नरेंद्र जी, आई हैव योर नेम. जुब्दा जी, यू आर इन. ओके, प्लीज रेज योर हैंड जो आज आना चाहते हैं. वो 21st नवंबर को. गीता जी, यू आर गोइंग टू कम. यस, कैन यू से इट अगेन शाबिया? व्हाट्स जी अंकल, एडल्ट सीनियर अब्यूज पे हमारा 21st नवंबर को प्रोग्राम है. वो फ्लायर हम शेयर कर रहे हैं काफी देर से ऑल इज वेल में. अगर आप कहेंगे तो मैं आज दोबारा भी कर दूंगी ऑल इज वेल में. कहाँ हमारे मिसिसागा में? जी, मिसिसागा में है. और यहाँ पे अगर आप लोगों ने आना है तो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी. और इसका एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है. मिसिसागा वैली कम्युनिटी सेंटर, टाइलर ऑडिटोरियम. ये है 1275 मिसिसागा वैली बुलेवार्ड. सो ये मैं फ्लायर शेयर कर देती हूँ दोबारा ऑल इज वेल में. और आप लोगों को अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो मुझे प्लीज रजिस्ट्रेशन आपको पहले कराना पड़ेगा. वो रजिस्ट्रेशन ऐसे है कि आप मुझे अपना नाम सिर्फ आप यहाँ हाथ रेज करें तो मैं आपका नाम यहीं से लिख दूंगी. सो दैट आई हैव अ लिस्ट विद मी. आई थिंक आई हैव रजिस्टर्ड माय सेल्फ ऑलरेडी. यस, आई थिंक आपने अपना नाम दे दिया है. गीता जी आपका लिख लिया, जुब्दा जी आपका है. शांता जी, व्हाट अबाउट यू? नो, उस दिन मेरा दोपहर को और एक प्रोग्राम है. आई डू सोशल फॉर सक्सेस, सो आई वोंट बी एबल टू कम. इट्स अ ट्यूसडे. इट्स अ ट्यूसडे 21st है ना? लेट मी डबल चेक फॉर यू. या इट इज ट्यूसडे. मैंने देखा, वो देखते ही साथ मैंने वो टीम या सो इफ ही आई वोंट बी. ठीक है. फरजाना आपका नाम भी है, मैंने लिख दिया है आपका नाम भी. एनीबडी एल्स फ्रॉम द ग्रुप टुडे? ओके, मेक श्योर कि आप एज सून एज पॉसिबल रजिस्टर कराएं. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट शो बिकॉज वो जो प्रोग्राम है उसमें आपको बहुत अवेयरनेस मिलेगी. और हम अब स्टेज भी ऐसा है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए. सो जी, डॉक्टर रितिका, यू बैक?
Yes, finally I Okay. figured it out. Okay. Great, Dr. Ritika. Welcome on board, and over to you. Thank you so much. I am actually waiting for my teammate. I don't know. She's saying she's in the meeting Sheetal is room. here. Dr. Sheetal is here. I'm so sorry. Sheetal, I can't see you. दिख ही नहीं रही You're मुझे. you, Dr. Sheetal. I see her now. Oh, Hi, Sheetal. okay. Hi, Ritika, and hello, everyone. Ritika, can you see me now? I'm here. Yes, I'm good. I'm good. हाँ हाँ Okay, अब आ गया. okay. Ji. Okay, so should we start? Yes, please. Yes, I think I'll Ji, start. okay. So, Screen share. good evening, everyone. सभी को नमस्ते. And मेरा नाम शीतल है और आज मैं यहाँ मेरी कलीग हैं डॉक्टर रितिका उनके साथ में हूँ. एंड मैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ एम्बेसडर वर्क करती हूँ वेलफुड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए. एंड रितिका यहाँ पर डॉक्टर रितिका हमारे साथ एज अ सपोर्ट एंड केयर नेविगेटर वर्क करते हैं. एंड जैसे कि जो एडमिन है यहाँ पे ग्रुप के उन्होंने अभी पहले ही बताया है दैट आज हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं on a very important health topic which is cancer. The salient feature of this presentation is that कि आज हम सिर्फ ब्रेस्ट या सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में ही बात नहीं करेंगे. हम साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग कैंसर स्क्रीनिंग्स अवेलेबल हैं ओंटारियो में जिनके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट कुछ और इम्पोर्टेंट हाउसकीपिंग नोट्स हैं जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहूंगी. सबसे पहले आई नो प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसे बहुत से टॉपिक्स या ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे जो आप डिस्कस करना चाहेंगे. तो फॉर श्योर एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हम हमारी कैपेसिटी में दे सकते हैं हम देंगे. अदरवाइज आपके सभी क्वेश्चंस को यहाँ नोट कर लिया जाएगा. सेकेंड थिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी वो है कि प्रेजेंटेशन के एंड में आपके साथ वैसे हम पहले ही ये सर्वे लिंक शेयर कर लेंगे लेकिन प्रेजेंटेशन के एंड में सभी से रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि वो ये सर्वे को कंप्लीट करें ताकि हमें पता चले कि ये प्रेजेंटेशन उनके लिए कितना इंफॉर्मेटिव रहा है या फ्यूचर में इस तरह के प्रेजेंटेशंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिले और वो इंफॉर्मेशन उनके लिए आगे हेल्पफुल भी हो. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कीप अ चेक. आप अपने चैट बॉक्स में देखते रहें. थोड़ी ही देर में हम एक सर्वे लिंक शेयर करेंगे. सिर्फ 1 मिनट का सर्वे है. आपको वहां जाना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो विद दैट हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. Yes, Ritika, can I have the next slide, please? जी. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं और रितिका हम दोनों ही वेलफुड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए काम करते हैं. मैं एक कम्युनिटी हेल्थ एम्बेसडर हूँ यहाँ पे और रितिका सपोर्ट एंड केयर नेविगेटर हैं. जी रितिका. हाँ जी. So before we start, we cannot forget to do the land acknowledgement. So here we go. And even as we gather virtually, it is important that each and every one of us respectfully acknowledges and recognizes the ancestral treaty and unceded territories of all of the First Nations, Inuits and Métis peoples that call our respective lands home. From coast to coast to coast, we deeply appreciate the historic connection of all indigenous peoples to these lands. We acknowledge the unique and sacred relationship that indigenous peoples have with the land, water, and all living creatures, and their role in protecting the earth since the beginning. We must be grateful for the opportunity to live, work, and meet here, and thank all the generations of people who have been stewards of these lands for thousands of years. Yes, next slide, please. जी. वैसे मुझे पता है वेलफुड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज इज अ वेल नोन नेम विद मल्टन विमेन काउंसिल बट स्टिल मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि वेलफुड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हम 2 लोकेशंस पे ऑपरेट करते हैं. मल्टन में जहां वेस्टवुड मॉल के अंदर हमारा फोर कॉर्नर्स क्लिनिक है और उसके अलावा ब्रैम्पटन में 40 फिंच गेट पर हमारा क्लिनिक है.
Next slide, please, Ritika. Thank you. So as we know that ये एक community health center है, तो एक community health center और एक clinic में क्या फर्क होता है? एक community health center एक individual की overall health और एक holistic health पे focus करते हैं. Holistic health का मतलब है यहाँ पे सिर्फ disease, treatment और दवाई की ही बात नहीं होगी. यहाँ पर ये भी बात होगी कि हमारा न्यूट्रिशन कैसा है. यहाँ पर और भी वोकेशनल सर्विसेज की बात होगी, ऐसे वोकेशनल ट्रीटमेंट्स की बात होगी, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स जिनको दवाई के साथ साथ अगर आप लेते हैं तो आपको हेल्थ में और भी ज्यादा फायदा होगा. एट द सेम टाइम यहाँ पर क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तो यहाँ पर हम लो इनकम ग्रुप को और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को फोकस करते हैं, विच मीन्स कि अगर हमारे पास में कई पेशेंट्स आते हैं तो उनमें वो पेशेंट्स जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से हैं, जो एट द सेम टाइम एजुकेशनल बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए, एंड एक पर्टिकुलर रेस या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड दे नीड स्पेशल अटेंशन, तो उन पर फोकस किया जाता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रितिका. थैंक यू. सो वेलफोर्ट के अंदर आपको मेजरली 5 प्रोग्राम्स मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज द ब्रामली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. ब्रामली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का जो मेन साइट है वो 40 फिंच गेट पे है, उसे इसी नाम से जाना जाता है. दूसरा क्लिनिक है फोर कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर जो अगेन माल्टन साइट पे है वेस्टवुड मॉल के अंदर. देन वी ऑल्सो हैव अ ब्लूम क्लिनिक, देन डायबिटीज एजुकेशन प्रोग्राम एंड हेल्थ एंड स्माइल्स ओंटारियो सीनियर्स डेंटल प्रोग्राम. ये सभी प्रोग्राम्स जो हैं ये दोनों ही साइट्स ब्रामली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फोर कॉर्नर्स में ऑपरेट किए जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रितिका. थैंक यू. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बिकॉज ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तो हम यहाँ पर फोकस करते हैं प्रायोरिटी पॉपुलेशंस पे. और हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशंस कौन कौन सी हैं? उसमें होमलेस और अंडर हाउस लोग भी आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, रेशियलाइज्ड पीपल आते हैं, मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटीज, ब्लैक अफ्रीकन कैरिबियन कम्युनिटीज, साउथ एशियन कम्युनिटीज, लैटिन अमेरिकन कम्युनिटीज. उसके अलावा सीनियर्स, यूथ, मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शंस, प्रीनेटल, कोविड केयर एंड सपोर्ट, ये सभी एंड स्पेशली 2SLGBTQ+ कम्युनिटीज, ये सभी कम्युनिटीज हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन में आती हैं. अगर हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें तो दो इट इज अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं. जैसा कि हमारी टीम में फैमिली डॉक्टर्स हैं, नर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, सपोर्ट एंड केयर नेविगेटर्स हैं, डाइटिशियन, डायबिटीज नर्स एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, शिरोपोडिस्ट, हेल्थ प्रमोटर, मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट्स और सोशल वर्कर्स. सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी सोशल सर्विस वर्कर्स हैं वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट सपोर्ट एंड रेफरल प्रोवाइड होता है. क्लाइंट सपोर्ट एंड रेफरल से मतलब है आप किसी भी तरह के रैप अराउंड सपोर्ट ढूंढ रही हैं, चाहे वो प्राइमरी केयर हो, फैमिली डॉक्टर हो, किसी को हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, किसी को फूड सपोर्ट चाहिए, किसी को इनकम सपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट चाहिए, चाइल्ड केयर सपोर्ट चाहिए, एंड इट कुड बी एज सिंपल एज आपको किसी भी तरह का सपोर्ट अगर रिक्वायर्ड है, सिंपल सपोर्ट भी, तो उसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट इनकम टैक्स सपोर्ट के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं. इफ समवन इज विशिंग कि उन्हें हेल्प चाहिए अपना इनकम टैक्स फाइल करने में, स्पेशली न्यू कमर्स को और लो इनकम ग्रुप्स को, तो उनको भी हमारा सेंटर हेल्प करता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रितिका. थैंक यू. सो पिछली जितनी भी स्लाइड्स थी उसमें हमने एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है ओवर द सर्विसेज दैट वेलफोर्ट कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज इज एबल टू प्रोवाइड. उसके अलावा अभी हम फोकस करेंगे कैंसर के ऊपर. आगे जितने भी सेक्शंस आने वाले हैं मैं आपको उसका एक क्विक रिव्यू देना चाहती हूँ, ओवरव्यू देना चाहती हूँ. पहले सेक्शन में हम देखेंगे कैंसर है क्या. दूसरी सेक्शन में कैंसर स्क्रीनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. थर्ड सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ब्रेस्ट कैंसर क्या है. फोर्थ सेक्शन सर्विकल कैंसर क्या है. देन कैंसर केयर प्रोग्राम्स ओंटारियो में कौन कौन से स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. उसके अलावा लंग कैंसर क्या है, कोलोरेक्टल कैंसर, एंड लेटर
एट द एंड हम इस सेशन को क्लोज करेंगे विद मिथ बस्टिंग. From this slide, I would hand it over to Ritika. Ritika, please. Thank you, Sheetal. And when you get time, can you add the evaluation link in the chat box? Yes, So- for sure. मैं evaluation link chat box में डाल रही हूँ. आप सभी हाँ. को जब सेशन के एंड में टाइम मिलता है, आप लोग प्लीज वो evaluation form को जरूर फिल करें. Thank you. Yes. Thank Over to you, you. Ritika. Thank you, Sheetal. Okay, so basically, जिस topic के लिए हम यहाँ पर आए, what is cancer? ये topic actually पहला जो शीतल ने बताया, first is going to be breast cancer. But हम इससे पहले start करेंगे generally कि what is cancer? So let's see. So cancer को जो define किया गया है by National Cancer Institute से is cancer is a disease in which some of the body cells grow uncontrollably and spread to other parts of the body. मतलब कोई control ही नहीं रहता, ऐसे grow करते रहते हैं ये cells. जैसे जो diagram में explain किया गया है, दो cells है, वो cells एक अपने level पर उनमें एक mistake होता है. वो mistake 2 cells से फिर 4 cells को फिर 8 cells को ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहता है. So cell से tissues में जाता है, फिर वो tissues पूरे organ को impact करता है और ultimately वो organ multiple organs को impact करके पूरे body में spread हो जाता है. तो पहले cellular level, फिर tissue level, फिर organ level और फिर entire body में फैल सकता है. अब हम देखेंगे कि कैंसर में या एक्चुअली आपकी सेल्यूलर लेवल पे जो हम कहते हैं कि गलतियां होती है, वो गलतियां किन रीजन से हो सकती है. हमने अभी 5 रीजन यहाँ पर दिखाए हैं. पहला है जेनेटिक्स, जीन में कोई डिफेक्ट हो तो वो अल्टीमेटली आपके सेल्यूलर लेवल पे रिप्रेजेंट हो जाता है, वो मिस्टेक वहां आ जाता है. सेकेंडली, अगर आपकी हैबिट्स ऐसी हो जैसे आपका डाइट इम्पैक्ट कर रहा हो या स्मोकिंग हो. थर्डली, अगर आपको पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, वो भी कभी कभार वो मिस्टेक कॉज कर सकता है जिससे अल्टीमेटली कैंसर हो सकता है. फोर्थली, आपके इन्वायरमेंट के कॉजेस हो सकते हैं. एंड लास्टली, अगर आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री हो, पेरेंट्स में हो या ग्रैंड पेरेंट्स या रिलेटिव्स, किसी में भी फैमिली हिस्ट्री में होने से हाई चांसेस होते हैं कैंसर के. फिर हमारा आई थिंक हमारे पूरे CHC का मेन गोल इज टू इंक्रीज कैंसर स्क्रीनिंग. तो अब हम डिस्कस करेंगे कैंसर स्क्रीनिंग करना क्यों जरूरी है. तो चेकिंग फॉर कैंसर या abnormal cells जो कैंसर अल्टीमेटली बन जाते हैं इन पीपल हैव नो सिम्टम्स, दैट चेकिंग इज कॉल्ड स्क्रीनिंग. सो हम कोई भी सिम्टम्स के बिना भी अगर अपने बॉडी को चेक कराए कैंसर सेल्स के लिए, उस चीज को हम स्क्रीनिंग कहते हैं. तो अगर several screening tests have been shown to detect cancer early and to reduce the chance of dying from cancer. So ultimately यही बात हुई कि आप स्क्रीनिंग जल्दी करोगे तो कैंसर जल्दी पकड़ा जाएगा एंड अल्टीमेटली उसके इफेक्ट्स, सिम्टम्स या डेथ हम अवॉइड कर सकते हैं. सो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैंसर स्क्रीनिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं. पॉइंट्स में हम देखते हैं, एक तो है द अर्लियर इट्स डिटेक्टेड द बेटर आर योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. आप अपने सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज करोगे अगर जल्दी आप डिटेक्ट कर लेते हो. सेकेंडली, हेल्प्स फाइंड कैंसर बिफोर इट स्प्रेड्स व्हेन इट्स इजियर टू ट्रीट. सो अगर सेल्यूलर लेवल पे डिटेक्ट हुआ तो उसको टिश्यू से रोक सकते हो. अगर टिश्यू लेवल पे डिटेक्ट हुआ तो आप उसको बॉडी के ऑर्गन्स में स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हो. तो जितना जल्दी आप डिटेक्ट करोगे उतना ही स्प्रेड से पहले आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो. Third reason may help preventing cancer by finding changes that would become cancer if left untreated. कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस शुरू ऑलरेडी हो गए होते हैं जो कि अल्टीमेटली कैंसर बनेंगे, बट अगर हमने उसको पहले डिटेक्ट कर लिया, पहले स्क्रीनिंग के थ्रू पकड़ लिया, तो अल्टीमेटली कैंसर नहीं बनेगा. तो अगेन स्क्रीनिंग का एक और फायदा. फाइनली, गेटिंग स्क्रीन्ड reassures you if the result is normal. एक अलग टाइप की शांति, तसल्ली, रिकंसिलिएशन मिलता है टू नो दैट वट एवर डिफेक्ट आपकी बॉडी में था, आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आपने स्क्रीन करवाया, बट द रिजल्ट इज अल्टीमेटली नॉर्मल. Finally, cancer screening may help prevent cancer by finding changes in your body that would become cancer, again, if left untreated. Next,
इस स्लाइड में हम बेसिकली देख रहे हैं कि अलग एथनिसिटीज में हमने कितने ज्यादा कैंसर केसेस देखे हैं। हम देख सकते हैं प्रिटी क्लोज ही है, बट प्रोमिनेंट ये है कि साउथ एशियंस में सबसे ज्यादा कैंसर रेट्स पाए गए हैं। ये चीज हम हाईलाइट करना चाहते हैं। इवन दो ईस्ट एशियंस, साउथ एशियंस, वेस्टर्न, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्टर्न, अफ्रीकन, कैरिबियन, लैटिन अमेरिकन, इन सब में प्रिटी मच क्लोज रेट्स है, but the highest percentage cancer cases की South Asians में देखे गए हैं। Can we ask a question now here? Sorry ma'am, हम लोग we are actually Okay. not trying to create, हम आप question chat पे लिख दीजिए, हम सारे Yeah, questions okay, okay, pick that's करके, fine. so sorry about that. क्वेश्चन Okay. आंसर सेशन एंड पे रख लेते हैं बीना, हाँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाएगा सबके लिए। yeah, Okay. we just want to get over with this and then we'll do Yes. Q&A. Okay, Thank you. go Okay. ahead. Thank you. So, what are some of the reasons that you can think that may be a barrier for someone to access cancer screening? क्या लगता है किस रीजन से आप कैंसर स्क्रीनिंग हम कुछ लोग करवा नहीं पाते? हम इस चीज को लेके डिस्कस करेंगे। मैं पहले से सारे रीजंस आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने काफी पॉइंट्स मेंशन करे, अगर किसी की ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस कम हो व्हीकल के लिए, या खुद डिसेबिलिटीज हो, या खुद फिजिकल इश्यूज हो, वो ट्रांसपोर्टेशन अवेल नहीं कर सकता और कैंसर स्क्रीनिंग तक जा नहीं सकता। कुछ लोगों का होता है खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, मेरा चाइल्ड है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, मेरी फैमिली है, फॉर सम और द अदर रीजन आई कांट गो फॉर द स्क्रीनिंग माई सेल्फ। लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, हम अलग अलग एथनिसिटीज है, हमारे अंदर वो हेल्थ केयर में ट्रस्ट नहीं होता, देयर इज लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि हाँ हम इस कम्युनिटी से है तो हम इसी कम्युनिटी के डॉक्टर को प्रेफर करेंगे, जो कि है नहीं। फाइनली हमारे कल्चर में कभी कभार काफी मिथ्स होती है, कभी टैबूज होते हैं जो हमें प्रिवेंट करते कि नहीं ये चीज सही नहीं है, या ऐसे काफी अलग अलग टाइप की सोच होती है जो हमें प्रिवेंट करती है कैंसर स्क्रीनिंग करने के लिए। सो दोज आर सम ऑफ द फ्यू रीजंस। फाइनली हमने इस पूरे इम्पोर्टेंस ऑफ कैंसर स्क्रीनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, starting with awareness and accessing care. Obviously, you need to be aware of what your problems are, what your symptoms are. Only then you will go and access for care. Secondly, when you are aware of your symptoms and you go to the clinical aspect, तब आपके clinical evaluations होता है, clinical diagnosis होते हैं, and then ultimately staging होगी cancer की. And finally, the last stage is once you've been screened, आपकी ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट को आपको एक्सेस करने के लिए कोई बैरियर्स है नहीं है, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सो दीज 3 आर द स्टेप्स टू अल्टीमेटली गेटिंग स्क्रीन्ड एंड ट्रीटेड फॉर कैंसर। Finally, on the topic, we'll start with breast cancer, an important issue, and makes sense because October is and is pretty much going to be the breast cancer awareness month. So it makes sense that we start with breast cancer. So interestingly enough, out of all the cancer percentages, 25% of the cases have been denoted to breast cancer in Canadian women. So according to the Canadian Task Force on Preventative Health, they've reported that breast cancer screening has reduced the relative risk of dying from cancer, breast cancer, by 21%, which is really amazing. Now we'll discuss mammography. Basically, a mammogram is the tool that is used for breast cancer screening. So it is जैसे एक regular X-ray होता है, this is an X-ray, but ये dedicated होता है breast cancer और की screening के लिए, breast tissue की screening के लिए. So एक X-ray technician करता है, and even though people have said it's discomfort होता है थोड़ा, obviously you are dealing with a private organ, so there is discomfort, but it is not painful. So also, yes, mammogram is something that needs to be done by a technician or a specialist, but we can also do breast self-examination, which is the first step we should take rather than, waiting for a clinician or an expert technician to do it for us. So you basically pick one day of every month, say the first Wednesday of every month or the 8th of every month, then you examine the overall appearance of your breast and armpit. Don't just restrict yourself to the breast and armpit region को लेकर.
तो आप कलर, स्किन का कलर देखिए, स्किन का टेक्सचर देखिए, अगर कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको देखिए, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, फिर ओवरऑल आप, दिस इज जस्ट देखना, देखने में कलर, उसका टेक्सचर फील करना, अगर डिस्चार्ज दिखा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आपको फील करना स्टार्ट करना है। तो इसको 3 हम मोशंस में डिवाइड करते हैं। एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है वेज मोशन, और एक होता है अप एंड डाउन मोशन। ब्रेस्ट एंड आर्मपिट रीजन को आप फील करिए, अगर आपको कोई बम्प मिले या कोई नॉट मिले तो वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो लाइक आई सेड, काफी चेंजेस होते हैं जो आपको फील हो सकता है या दिख सकता है। आइदर स्किन का टेक्सचर चेंज हो गया हो, या आपको कोई डिस्चार्ज दिखे, डिम्पलिंग दिखे, कोई टाइप ऑफ फोल्ड दिखे जो स्किन के अंदर जा रहा हो, लिम्फ नोड चेंजेस, या ब्रेस्ट या निपल में पेन हो रहा हो, या इन्वर्टेड निपल हो, या स्किन का कलर चेंज हो गया हो, डार्क हो, लाइट हो, एक्सेसिव स्वेलिंग हो गई हो, या ब्रेस्ट साइज चेंज हो रहा हो। अब हम एक वीडियो प्ले करेंगे। मैंने जो भी बताया उसको अब फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा वीडियो है, मे रियली हेल्पफुल। Let me know if you guys hear it. Sheetal, you let me know if you hear it, okay? Hi, I'm Dr. Laura Cooper, one of the breast surgeons at City of Hope. Today I'm going to talk to you Yes, about it's audible. Thank you. Around 8 out of 10 women detect breast cancers or breast lumps themselves. Therefore, it's important that every woman understand the basics of a self-breast examination. There are actually 2 components, look and feel. For the first part of the exam, looking, you want to stand or sit in front of a mirror. With your clothes off, you want to look at both breasts to see if there are any differences between the 2. Examine the nipples to see if there's any difference between the 2. Is one redder than the other? Is one pulling in? Then you want to put your hands on your hips and turn from side to side to see if there are any changes. While standing, you actually want to put your arms forward on your hips because this will bring out lumps that might not appear otherwise. It's important to raise both arms above the head. This will draw out any puckering or dimpling for masses that might be underneath the nipple. If you're standing like this and you have a mass that's kind of in the lower part, you might not see it at all. But when you raise your arms, what happens is that mass kind of stays and then the skin kind of pulls in as you're pulling up. That was the first part of the examination. For the second part, you want to be lying down. You want to put your head on a pillow to prop yourself up and place one arm behind your head. Then with your other hand, you want to use your first 3 fingers. When you use only 1 finger or 2 fingers, you can actually separate the breast tissue and think that you feel something that isn't there. You can do this one of 2 ways. You can either go in a circular motion all the way around the breast, making sure that you overlap every area, or you can go up, down, all the way across. I prefer the circular motion, from the collarbone to the sternum or mid-chest, below the breast, and then all the way actually out into the underarm. Lymph nodes are underneath the underarm, and sometimes those can become bigger. When you're doing the breast examination, you're looking for things that feel different from the surrounding tissue. What you're looking for is something that stands out, something that feels like a pea or a marble or a walnut. You want to make sure that you do this examination the same time each month. Remember, the most important thing about a breast self-examination is to know your breast. That way you can note any changes and alert your doctor. Okay, thank you everyone. I'm going to close this. So finally, if we look at how to get screened for breast cancer, we can divide it up into high risk and average risk or the general population.
See, ultimately, high risk is if you're in the age bracket of 30 to 69, if you have a genetic mutation that you know of, or it's in the family history, or your average risk if you're in the age group of 50 to 74, you don't have any new ongoing symptoms, you don't have family history, it's just the age group that puts you at a slight risk. Or the general population, you ultimately reach to your primary care provider who will further refer you to the Ontario Breast Screening Program. But if you're uninsured or you do not have a family doctor, then please refer to Wellford Community Health Services, and we will be providing you more information on how to access and book a mammogram appointment. We leave our email addresses and all contact information, so definitely get in touch. And this is definitely more valuable and makes sense for people who are uninsured or do not have a family doctor. And with that, we come to the next part of the topic. And Sheetal, I'm going to give that over to you. Thank you, Ritika. So the next topic is cervical cancer, which is again dedicated to cervical cancer screening in women in Ontario. So let's take a look at that. Can I have the next slide, please, Ritika? Just a second. Thank you. Oh, sorry. Yeah. सो जैसा कि रितिका ने पहले भी मेंशन किया है दैट कैंसर के केस में अर्ली प्रिवेंशन इज द अर्ली डिटेक्शन. दैट्स व्हाई मैं इस मोटो को यहाँ पर पहले बोल रही हूँ. विद दैट विल सी अ स्टैट्स हियर. As per the Canadian Cancer Society, it has been estimated that in year 2022, 1,450 Canadians, they will be diagnosed with cervical cancer. Like, itni females Canada में diagnosed hongi with cervical cancer, and it is estimated that out of these numbers, 380 will die from it. Can I have the next slide, please, Ritika? Thank you. So before going into cervical cancer क्या है, उससे पहले हम ये जानते हैं cervical cancer शरीर में किस जगह पे होता है और सर्विक्स होता क्या है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है सर्विक्स, जो सबसे निचला हिस्सा होता है. इट इज द एरिया दैट कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वेजाइनल ओपनिंग. वेजाइना एंड यूट्रस के बीच में जो ये ट्यूब लाइक एरिया आपको पॉइंटेड एरो से देख रहा है, ये सर्विक्स होता है. एंड सर्विकल कैंसर इज द कैंसर विच इज फाउंड इन दिस एरिया ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ओके, अभी हम बात करते हैं, जैसा कि ये पूरा सेशन डेडिकेटेड है टू नोइंग मोर अबाउट द स्क्रीनिंग फैसिलिटी, कैंसर स्क्रीनिंग फैसिलिटी अवेलेबल इन ओंटारियो. सो लेट्स सी सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग जो पैप्समियर टेस्ट है वो किस तरह से होता है. जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं कि अगर कोई सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाने जाते हैं तो उन्हें इस तरह से लाई बैक करने को कहा जाएगा. दे विल बी आस्क्ड कि वो अपने पैरों को स्टेरप्स पे और फुटरेस्ट पे रखें, जिससे कि उनके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर हो पाए. उसके बाद में जो नर्स और डॉक्टर हैं वो एक स्पेक्युलम नाम का ये डिवाइस होता है छोटा सा, जिसे वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि जो वेजाइनल वॉल्स हैं उसमें से थोड़ा सा जो सैंपल है उसको स्क्रेप किया जा सके. तो उस सैंपल को ब्रश किया जाएगा एक लॉन्ग थिन स्वाब की मदद से. तो स्पेक्युलम देखने में ऐसा लगता है कि ये आगे से पॉइंटेड है, पेनफुल होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इवेंचुअली एक ब्रश लाइक डिवाइस होगा, जिससे कि वेजाइना की जो इनर वॉल है उसको स्क्रेप किया जाएगा, ताकि उसके ऊपर कुछ सेल्स के सैंपल आ जाएं. उन सेल्स को फिर एक पेट्री डिश में रख के लैब के अंदर कल्चर किया जाता है टू नो अगर वहां पर किसी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं है. सर्विकल कैंसर के अंदर स्क्रीनिंग के अलावा भी अगर हम
एक जनरल नोटिस रखते हैं कि किस तरह के हमको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो अगर हम उसको ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि the color, consistency, odor and quantity of vaginal discharge, it can be a warning sign of a cervical cancer, which means कि अगर किसी को cervical cancer है तो वो अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जो vaginal discharge हो रहा है उसका कलर कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कितना पतला है, गाढ़ा है, उसमें से किसी तरह की स्मेल आ रही है या फिर कितनी मात्रा में वो डिस्चार्ज हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट हम ये पता कर सकते हैं कि क्या ये एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज है या नहीं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पे कि वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन चीज है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन जब भी होगा उस वक्त भी किसी भी तरह का डिस्चार्ज किसी भी फीमेल को हो सकता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट हम यहाँ पर बताते हैं कि कलर, कंसिस्टेंसी, स्मेल और क्वांटिटी पे हम फोकस रखें, लेकिन कई बार आपको ये सभी चीजों में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कैंसर से रिलेटेड है। उसका सिंपल सा मीनिंग हो सकता है कि वो किसी तरह के वेजाइनल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी होता है और अगर वो वेजाइना तक पहुंच जाए तो इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप इस तरह का कोई भी चेंज नोटिस करते हैं तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें और पैप स्मीयर टेस्ट करवाएं अगर लंबे टाइम तक आपको ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। Can I have the next slide, Ritika, please? Thank you. इस स्लाइड में आप देखेंगे कि कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं यहाँ पर, जिनके बारे में कुछ पॉसिबल साइंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं। सो इफ यू लुक इनटू इट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड प्लीज। जी, अपार्ट फ्रॉम वेजाइनल डिस्चार्ज किस तरह का हो रहा है, उसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं दैट अ फीमेल शुड ऑलवेज लुक फॉर और ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है? अगर आपको इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग होती है, अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के अलावा भी या मेनोपॉज के बाद भी, अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जो काफी लंबे टाइम तक चल रही है और उसका किसी भी और तरह का रीजन डायग्नोज नहीं हो पाया है, उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का पेन पेल्विस रीजन में बहुत ज्यादा रहता है, यूट्रस के निचले हिस्से में भी अगर आपको बहुत भारीपन फील होता है, अगर यूरिनेशन के टाइम भी आपको पेन फील होता है या आपको बहुत जल्दी जल्दी यूरिन के लिए जाना पड़ता है, और साथ ही साथ एक जो बहुत कॉमन सिम्टम है जो हमें और भी कई चीजों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर वो भी एसोसिएटेड है कि बिना किसी विजिबल रीजन के आपको वजन लगातार कम हो रहा है, तो ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट साइन है अलोंग विद अदर सिम्टम्स, कि बाकी कई सिम्टम्स फील हो रहे हैं उसके साथ साथ वजन भी कम हो रहा है। अगेन यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं देना चाहूंगी कि कई बार कई अलग अलग कारणों से इनमें से एक या एक से ज्यादा सिम्टम किसी में नजर आ सकता है, तो इसीलिए ये सिम्टम्स हमको सिर्फ ये बताते हैं कि हम थोड़ा सा सावधान रहें और अलर्ट रहें, और अगर हमें इस तरह के सिम्टम्स एक से ज्यादा लंबे टाइम तक दिख रहे हैं तो हम ऑन टाइम अपने सर्विस केयर प्रोवाइडर से बात करें। तो ये तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग व्हाट सर्विकल कैंसर इज। इम्पोर्टेंटली, सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग अवेलेबल किसके लिए है और सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और क्या आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं। तो अगर किसी की भी एज, कोई भी फीमेल है, उनकी एज अगर 25 साल है या उससे ऊपर है और या फिर वो अगर सेक्सुअली एक्टिव है, तो ये दोनों ही आपको एलिजिबल बनाते हैं सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। इसके बाद अगर आप किसी भी तरह के वार्निंग साइंस नोट कर रहे हैं जो कि आपको लगता है कि सर्विकल कैंसर से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर लंबे टाइम तक, एज आई सेड अर्लियर, अगर आपको लंबे टाइम तक इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आप अपने सर्विस केयर प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं और एक पैप स्मीयर का टेस्ट बुक करवा सकते हैं। अब यहाँ पे भी दो कंडीशंस आती हैं।
अगर कोई इंश्योर्ड है और वो यहाँ पर पीआर या सिटीजन है और उनके फैमिली डॉक्टर भी हैं, तो डेफिनेटली वो अपने फैमिली केयर प्रोवाइडर से बात करें। एज सच एलिजिबिलिटी में अगर आप फॉल करते हैं तो वैसे भी गवर्नमेंट आपको, अगर आप हेल्थ कार्ड ओनर हैं तो गवर्नमेंट आपको रेगुलर लेटर्स भी भेजेंगी कि नाउ यू हैव बिकम एलिजिबल और आप रेगुलरली हर 2 साल में अपना सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग करवाएं। बट इन केस अगर यहाँ पे पॉपुलेशन में कोई भी ऐसे लोग हैं जो पीआर नहीं है, सिटीजन नहीं है, जिनके पास कोई प्राइमरी केयर प्रोवाइडर नहीं है, फैमिली डॉक्टर नहीं है, या वो किसी और स्टेटस पे यहाँ पर रह रहे हैं एंड दे हैव एनी सच सिम्टम्स, सो वो कांटेक्ट कर सकते हैं वेलफुड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से, जो कि होस्ट करते हैं ऑन साइट पैप स्मीयर टेस्ट। एट द सेम टाइम अगर आप इस बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करना चाहते हैं, स्पेशली वो ग्रुप जिनके पास में हेल्थ कार्ड नहीं है या यहाँ पर अभी कोई स्टेटस फिक्स नहीं है, तो वो डेफिनेटली वेलफुड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, हमारे पोस्ट कार्ड्स भी आपको अवेलेबल होंगे, साथ ही साथ मल्टी वुमेन काउंसिल को भी हम ये सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो वहां से कोई भी अगर हमें कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो हमारे सपोर्ट एंड केयर नेविगेटर्स उनको राइट सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं। It is also important to note here कि because गवर्नमेंट का बहुत फोकस है और गवर्नमेंट ऐसे बहुत से स्पेशल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रन कर रही हैं for communities like South Asian communities, Black African and Caribbean communities. So as a result of which सिर्फ ऑन साइट पैप स्मीयर टेस्ट ही अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ बहुत ही जल्द ये सभी स्क्रीनिंग टेस्ट मोबाइल वैन पे भी अवेलेबल होंगे। जब भी ये मोबाइल वैन्स लाई जाएंगी, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज में लाई जाएंगी, चाहे वो किसी बिजी प्लाजा में होंगी या फिर कोई क्लिनिक के बाहर होंगी, तो ऑन टाइम उसका प्रमोशन भी किया जाएगा टू लेट पीपल नो दैट इस तरह का मोबाइल वैन आ रहा है जहां पर जाकर वो अपना ऐप टेस्ट करवा सकते हैं। सिर्फ वही नहीं जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, इवन वो भी जो हेल्थ कार्ड ओनर है, बट स्टिल ड्यू टू एनी रीजन अगर वो नहीं जा पाते हैं सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, या फिर वो 2 साल नहीं वेट करना चाहते हैं और इन बिटवीन अपना स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो सभी वेलफुड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ वो हमारे न्यूज़लेटर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हमारे न्यूज़लेटर्स में भी हमारे जो भी इवेंट्स फ्यूचर में आने वाले हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन उनको वहां मिलेगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन वी विल हैव सम टाइम डिवोटेड फॉर Q&A, तो उस वक्त हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रितिका? I'll just come in here, Sheetal. So basically, Yes. we're trying to discuss the screening programs that are available in Ontario. They offer 4 types of cancers for early detection and preventative measures. So like we said, breast cancer screening program and cervical cancer screening program that we already discussed before. And the other types of cancers that are also screened in Ontario are lung cancer and colorectal cancer. Sheetal. I will have to chime in, Ritika, here. Yes. Okay. So यहाँ पर एक brief description है about prostate cancer screening, because ये session screening को devoted है, so we would like everyone know that as per Cancer Care Ontario, there have been potential harms that have been diagnosed for screening of prostate cancer. प्रोस्टेट कैंसर के केस में अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं या ओवर डायग्नोसिस करते हैं या ओवर ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो इस तरह का स्क्रीनिंग और इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं, इट इज अ पोटेंशियल हार्म। दैट इज व्हाई प्रोस्टेट कैंसर के लिए पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, बट
अगर किसी भी सिचुएशन में किसी को इस तरह के स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स मिलते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करवाएं, स्पेशली इन सिचुएशंस जहां पर फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, तो डेफिनेटली वो सभी पार्टिसिपेंट्स अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं. But unfortunately, due to the high risk and potential harm of screening, prostate cancer के लिए किसी भी तरह का एक फॉर्मल स्क्रीनिंग जैसे सर्विकल और ब्रेस्ट कैंसर के लिए है वैसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. But there are options available for anyone who is looking for these screenings. So lung cancer, Ritika, I'll request you to chime in for that. Thank you. So like we said, 4 types of cancers that are actually screened in Ontario and that are covered by the government, breast, cervical, lung, and colorectal cancer. So the third one is lung cancer. So from all the other cancer cases, lung cancer and bronchus cancer, which is a part of the lung, make up for 13% in Canada. It's the leading cause of death for Canada for cancer for both men and women. Sheetal, you'll have to take this. Sorry, just give me 2 minutes. Can you continue? Sorry, yes, sure. Okay, so as we look into the slide for lung cancer screening program, sorry, Ritika, are we on next slide now? No, we were doing the same slide, I think. Yeah. Do you want me to go back? No, that's fine. If we were on Sorry, previous slide, please Sheetal, go back. I Yeah, had water. I'll take it from here. Sorry about that. Sorry, everyone. that's okay, that's okay. So basically, for lung cancer, again, the pathology is such that it starts in one of the smallest cells of the cancer. A tumor forms from that cell. The cancerous cell grows, then it destroys the tissues, it spreads to the nearby tissues, and ultimately it spreads across and metastatizes throughout the lungs and then to the other part of the body, which is why early detection बहुत जरूरी है ताकि हम treatment पहले कर सके. तो अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल कहलाते हो, एक स्पेशल टाइप ऑफ सीटी स्कैन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन यूज होता है. सो उसको कहते हैं लो डोज सीटी स्कैन, विच इज स्पेसिफिकली डन फॉर लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए. तो द रिस्क फैक्टर्स जो कि हम कंसिडर करते हैं लंग कैंसर के लिए, फर्स्ट इज स्मोकिंग. सेकेंड इज अगर सेकेंड हैंड स्मोक हो, हमें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं स्मोक नहीं कर रहा या प्राइमरी आई एम नॉट द स्मोकर तो इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट माय बॉडी. समटाइम्स सेकेंड हैंड स्मोक इज not as much, but one of the second largest causes of causing lung cancer itself. So passive smoke is also very dangerous. Third, exposure to radon, which is a type of chemical. Occupational chemicals जो use होते हैं, asbestos, and finally air pollution. So signs and symptoms, consistent cough, shortness of breath, chest pain that keeps on getting worse with every time you take deep breaths, the pain increases. When you cough, sometimes blood comes up. There is difficulty in swallowing, hoarseness aati hai awaaz mein, or excessive fatigue. It's a mixture of all these symptoms. So again, for the screening, it's a process. So we will look at whether you fit the criteria, which is the age group of 55 to 74 years of age. Secondly, you should have smoked cigarettes daily for a duration of 20 years. You can't say that, you know, I left smoking, it's been 2 years, but you have still smoked for 20 years. So that actually puts you at risk still. So these two factors, together
allow you to get screened for lung cancer. So again, once you fit into these categories, please you go ahead and speak with your healthcare provider, or you contact a lung cancer screening program site to book your CT scan. It should be noted that people who are not at high risk should not get screened, because there will be more risks than benefits to get screened unless you consider yourself in these two categories and you're in high risk. Because every time we go for a CT scan, even though it is low dose, but there is a dose of computed, it's topograms. It's basically isotopes which enter into your body, and it can cause more harm than benefit if you are actually not at risk of cancer. So again, that kind of exposure, if you're not at risk, is not healthy for you, which is why they say अगर आप high risk category में हो और अगर आपने इतना cigarette intake किया है पिछले 20 साल तक, only then you should go ahead and get screened. Of course, talk to your healthcare provider before that as well. Next up, Sheetal, I will pass this on to you for the next topic. Thank you, Ritika. So next अब हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में. कोलोरेक्टल कैंसर भी one of the cancers है जो कि on top है, and ओंटारियो में इसके लिए भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है. So let's see कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है और किस तरह की स्क्रीनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है ओंटारियो में इसके लिए. अगेन यहाँ पर एक स्टैट्स है फ्रॉम द कैनेडियन कैंसर सोसाइटी. अगर आप ये स्टैट्स को क्लोजली देखें तो यू विल सी दैट कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो सेकेंड मोस्ट डायग्नोस्ड कैंसर ओंटारियो में. यानी ओंटारियो में कैंसर को लेकर जितनी भी तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग्स होती हैं उसमें दूसरे नंबर पर यहाँ पर कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस आते हैं. और ऐसा देखा गया है कि जितने टोटल कैंसर्स डायग्नोज होते हैं नए, उनमें 10% जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर ही होता है. एंड इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट 9,425 people they will be diagnosed annually in Ontario. Keeping in mind the total population of Ontario, this number is very high. Can I have the next slide, please, Ritika? Okay, before we go into the screening, उससे पहले हम थोड़ा समझ सकते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है. कोलोरेक्टल जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कोलोन एंड रेक्टम. जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लोअर पार्ट होता है कोलोन, उसे हम कोलोन कहते हैं. एंड वहां पर अगर कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं तो उसे हम कोलोन कैंसर कहते हैं. रेक्टम आप देखेंगे, रेक्टम जो है वो बिल्कुल सिरे का हिस्सा होता है जो कम से कम 15 सेंटीमीटर्स जो है उसका लेंथ होगा. एंड सेल ग्रोथ अगर दोनों ही कोलोन एंड रेक्टम में होती हैं तो हम उसे कोलोरेक्टल कहते हैं. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर ये जो पॉलिप्स हैं, जो कैंसर के सेल्स हैं, वो पहले कोलोन में ग्रो होते हैं और धीरे धीरे वो रेक्टम की तरफ बढ़ते हैं. जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसी भी तरह की अगर सेल ग्रोथ होती है कोलोन या रेक्टम में तो शुरुआत में वो कैंसरस नहीं होती है. लेकिन अगर हम उसका कोई इलाज नहीं करते और वो अनट्रीटेड रहता है और क्योंकि किसी तरह के प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो बढ़ता रहता है, तब वो कैंसर का रूप ले लेता है. यहाँ पर 3 तरह के भी Sorry, Ritika, I would like to go back to the previous slide. Thank you. Yeah. अगर हम फोकस करें यहाँ पे तो एक जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं बताऊं तो कोलोन एंड रेक्टम के अंदर हमें 3 अलग अलग स्टेजेस पर सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम एडिनोमास कहते हैं. तो सिंपल एडिनोमा जो होते हैं वो सबसे कॉमन टाइप के सेल्स हैं. अगर कभी आपको किसी तरह का ऐसा स्कैन देखने को मिले तो आप देखेंगे कि जो हमारी आंत की अंदर की जो लेयरिंग है उसके अंदर ट्यूब्स की शेप में सेल्स होते हैं.
वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं उस लेवल पे पहुंचते पहुंचते, दैट्स वाई वो ट्यूबुलर होते हैं, उन्हें हम एडिनोमास कहते हैं। उसके बाद विलस एडिनोमास भी होते हैं। विलस एडिनोमास जो होंगे वो जो ट्यूब एडिनोमास है उससे बड़े होते हैं। और ट्यूबुलर विलस तीसरे तरह के एडिनोमास होते हैं। ये वो सेल्स हैं जो इनकी ग्रोथ पैटर्न जो है वो दोनों ही तरह की होगी, ट्यूब लाइक भी होगी बड़ी बड़ी, और विलस होगी जो और भी बड़ी हो जाती है। तो ये 3 तरह के पॉलिप्स हमको देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब भी स्क्रीनिंग होती है तो इसका पता करने में हमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जो अंदर की लाइनिंग है कोलोन की वो काफी ट्यूबुलर है, और वहां पर आपको अलग अलग इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। Yes, Ritika, thank you. Can I have the next slide? लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि अगर हम कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाते हैं, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि 9 में से 10 लोग इस डिजीज से पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं, विच अगेन इज अ वेरी ह्यूज नंबर। शुरू में मैंने कहा था कि ओंटारियो की पॉपुलेशन को देखते हुए 9,000 से ज्यादा केस अगर हर साल डायग्नोज हो रहे हैं तो इट इज अ वेरी बिग नंबर। बट वी आर हैप्पी टू सी कि अगर हम रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते हैं तो 10 में से 9 लोग पूरी तरह से इस कैंसर से ठीक हो सकते हैं, विच इज अगेन अ वेरी बिग एंड गुड नंबर। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग अवेलेबल है उसे हम फिट कहते हैं। उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि फिट टेस्ट क्या होता है। अगेन फिट टेस्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 32 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। इम्पोर्टेंटली ये फिट टेस्ट का जो किट है इसे फिट किट नाम से कॉमनली जाना जाता है। ये लोगों को ऐसे भी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अवेल हो सकता है और वो ये टेस्ट खुद भी कर सकते हैं। 32 लैंग्वेजेस में इनके ब्रोशर्स अवेलेबल हैं, और रिसर्च में देखा गया है कि 10 में से जो 7 डायग्नोसिस होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के, उनको कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं होता है, which again makes colorectal cancer a very risky thing, because हम अक्सर इस चीज को, कैंसर को हम हिस्ट्री से जोड़कर देखते हैं, एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट फैमिली हिस्ट्री होने पर हम हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस में हमने देखा है कि 10 में से 7 केसेस जो हैं वो विदाउट फैमिली हिस्ट्री होते हैं, which brings us to this orange box that says कि in that case average risk क्या है। एवरेज रिस्क तब है जब किसी भी फैमिली में कोई भी पर्सन के जो इमीडिएट फैमिली है, इमीडिएट फैमिली यानी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि पेरेंट, सिबलिंग या बच्चे, तो किसी भी पर्सन के खुद के पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उनके भाई बहन या उनके बच्चे, अगर इनमें किसी को भी कोलोरेक्टल कैंसर नहीं है, तब हम ये मानेंगे कि वो जो लोग हैं वो एवरेज रिस्क में फॉल करते हैं। अदर देन दैट, अगर आपकी फैमिली में किसी भी तरह की हिस्ट्री है कैंसर की, तो यू आर स्टिल एट द एवरेज रिस्क एंड यू कैन स्टिल गो विद द रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम विच इज अवेलेबल। In fact, fit test जो है, it should be done every 2 years between the age of 50 to 74. तो जो fit test है वो 2 साल में एक बार हम कर सकते हैं, 50 से 74 की एज के बीच में। Now let's take a look, fit test होता क्या है। fit test का फुल फॉर्म है fecal immunochemical test। fecal यानी जो poop है उसको हम feces बोलते हैं। Fecal immunochemical test जो है, it is the most recommended way of screening if average risk. Again, to explain here, average risk का यहाँ पर मतलब है कि अगर आपको अपनी immediate family में नहीं भी देखने को मिल रहा है, पेरेंट्स में, बच्चों में या अपने भाई बहन में, तब भी आप ये फिट टेस्ट जो है स्क्रीन कर सकते हैं। ये recommended है कि हम इसको करें। ये एक पेनलेस टेस्ट है और सबसे सेफ वे है टू टेस्ट फॉर ब्लड इन योर स्टूल और पूप। यूजुअली कोलोरेक्टल कैंसर अगर होगा तो जो इनर लेयर है वहां से किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। उस ब्लीडिंग को स्टूल्स के अंदर डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है।
टेस्ट किट किस तरह का है और इसके साथ एक कैसेट फॉर्मेट आता है, वो आप यहाँ पर जो पिक्चर है स्लाइड में उसमें आपको दिख रहा होगा। अगर आप किसी भी पूप में अगर थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ ब्लड है तो उसको ये फिट स्क्रीनिंग का जो कैसेट है वो डायग्नोस कर सकता है फॉर एनी कैंसर और प्री कैंसरस पॉलिप्स। प्री कैंसरस पॉलिप्स का मतलब है वो छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ है लेकिन अभी तक कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, यानी कि नॉर्मल ग्रोथ से वो एबनॉर्मल ग्रोथ पे आ गए हैं लेकिन वो अभी तक कैंसर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, बट उनको भी ये डायग्नोस कर सकता है। एंड जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि इस टेस्ट को घर पे भी किया जा सकता है। तो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड देयर आर आल्सो वीडियोस अवेलेबल फॉर दैट जो आप देख सकते हैं, तो उनकी सहायता से कोई भी पर्सन जो करना चाहते हैं वो ये टेस्ट घर पे ही कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, which makes it really convenient. Before we go into this increased risk screening for colon cancer, I would like to bring here to your notice, अगर किसी को भी इस तरह के फिट स्क्रीनिंग किट की जरूरत है तो वो अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर सकते हैं या नर्स प्रैक्टिशनर से बात कर सकते हैं, और या फिर वो कॉल कर सकते हैं नंबर 811 पे। आई रिपीट 811 वो हेल्पलाइन है जहां पर कॉल करके आप फिट टेस्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। फिट टेस्ट आपको लाइफ लैब्स जो है वो मेल भी करते हैं। फिट टेस्ट अगर आपको मिलेगा तो उसके अंदर एक रिटर्न एनवलप होगा, स्टूल कलेक्शन के लिए पेपर होगा, प्लास्टिक बैग होगा जिसके अंदर एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, उसके अलावा फिट ट्यूब होगी सैंपल कलेक्शन के लिए जैसा कि आपको पिछली फोटो में दिखा होगा, फिट इंस्ट्रक्शंस होंगे, लेटर होगा, और जब आप 811 पे कॉल करते हैं तो वहां पर बता भी सकते हैं किस लैंग्वेज में आपको रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ एक प्राइवेसी नोटिस भी आएगा। टेस्ट करने के बाद में एनवलप में सभी चीजों को सेव करके आप वापस उसे जो एड्रेस मेंशन है उस पर भेज सकते हैं। सो अगेन ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है किसी के लिए भी रेगुलर स्क्रीनिंग करना, एंड देन उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है फिट टेस्ट को लेने के लिए भी। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने एवरेज रिस्क की बात की, लेकिन कोलोन कैंसर में अगर आप इन हाई रिस्क में है, हाई रिस्क यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप इंक्रीज्ड रिस्क पर आ जाते हैं। इन दैट केस यहाँ पर कोलोनोस्कोपी करवाना पड़ता है। कोलोनोस्कोपी अगेन ये स्क्रीनिंग किट नहीं है, ये स्क्रीनिंग किट से डिफरेंट है। जो फिट किट है वो आप खुद घर पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंक्रीज्ड रिस्क में आ जाते हैं जहां पे आपकी इमीडिएट फैमिली में किसी को कोलोरेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ है तो इन दैट केस आपको अपने प्राइमरी केयर प्रोवाइडर और हेल्थ प्रैक्टिशनर से बात करके अपने लिए कोलोनोस्कोपी जो है वो बुक करवाना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं उनको अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए किसी की फैमिली में किसी के फादर या मदर को कोलोरेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ है, उनको वो कैंसर मान लीजिए डायग्नोज हुआ है 60 की एज में, एट द एज ऑफ 60, तो जो भी बच्चे हैं उनको कम से कम 50 साल की एज में, जब उनके बच्चे 50 साल के हो रहे हैं उस वक्त उनको अपना कम से कम पहला स्क्रीनिंग जो है कोलोनोस्कोपी कोलोरेक्टल कैंसर एग्जामिनेशन के लिए वो उन्हें जरूर करवाना चाहिए। ये स्क्रीनिंग इट इज रिकमेंडेड, ये जरूरी है। और अगर किसी की उम्र 50 साल या उससे ऊपर हो गई है और उनके घर में कैंसर का हिस्ट्री है तो डेफिनेटली 50 साल से ऊपर होती है उनको रेगुलरली अपना टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर इस स्लाइड के बारे में आप और जानना चाहते हैं या फिर आपको जो मैं बता रही हूँ अगर वो नहीं समझ आया है, आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो वापस हम जब Q&A सेशन करेंगे प्रेजेंटेशन के बाद तब हम इस बारे में वापस बात कर सकते हैं। इम्पोर्टेंटली कोलोनोस्कोपी होता क्या है? आप लोगों ने एंडोस्कोपी के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें मुंह से हमारा जो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कोई भी डायग्नोसिस करने के लिए मुंह से एक वायर डाला जाता है जिसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है। सिमिलरली कोलोनोस्कोपी में भी इसी तरह का वायर जिसके आगे एक छोटा सा लेंस लगा होगा
और लाइट होगी, वो रेक्टम के थ्रू कोलोन के अंदर डाला जाता है टू सी। ये हमें ज्यादा प्रोमिनेंट और एक्यूरेट जो है डायग्नोसिस देता है कि अगर अंदर किसी भी तरह का पॉलिप, छोटे से छोटा पॉलिप भी अगर डेवलप हो गया है तो ये उसको बेटर डायग्नोस कर सकता है। तो नेचुरली ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फिट टेस्ट से इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस। एंड इंक्रीज्ड रिस्क में जो लोग हैं उनको अपने लिए कोलोनोस्कोपी जरूर रजिस्टर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स अगर हम यहाँ देखें, अगेन एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ईटिंग रेड मीट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, लो फाइबर इनटेक, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोर्स, जैसे हमने देखा है फैमिली हिस्ट्री प्लेज an important role, but we equally know the importance of keeping all these risk factors away, because even if someone doesn't have a family history, they are still at the average risk of getting colorectal cancer. Importantly, alcohol consumption के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो भी लोग डेली मोर देन 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स का मतलब है 25 ग्राम्स। तो जो भी पॉपुलेशन डेली मोर देन 25 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, they have a 20% increased chance of colorectal cancer. So this is a very important point here. So such people who use alcohol in excessive amounts, they definitely have 20% more increased risk for getting colorectal cancer. Smoking, as we already know. इसी तरह से रेड मीट के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट है यहाँ पे। अगर हम रेड मीट डेली कंज्यूम कर रहे हैं मोर देन 100 ग्राम्स और 50 ग्राम्स ऑफ अ प्रोसेस्ड मीट अ डे। प्रोसेस्ड मीट का मतलब है वो मीट जो प्रोसेस होकर हमें मार्केट से मिलता है इन फॉर्म्स ऑफ सॉसेजेस, बेकन एसेट्रा। तो अगर हम इस तरह का प्रोसेस्ड रेड मीट ले रहे हैं डेली मोर देन 50 ग्राम्स, और अगर हम इन जनरल चाहे वो प्रोसेस नहीं भी है वो भी है, अगर हम डेली ले रहे हैं मोर देन 100 ग्राम्स, तो अगेन दिस इंक्रीजेस one's chances of getting colorectal cancer by 20% compared to someone else जो कि इतनी मात्रा में रेड मीट रेगुलरली कंज्यूम नहीं करते हैं। लो फाइबर इनटेक का सीधा सा मतलब है, हम जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फाइबर रिच होते हैं, अगर हम वो कम खाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या हैं जिनसे कि हमको चाहे हम रेशेदार सब्जियां बोलें या रेशेदार खाना, जैसे होल ग्रेन्स आते हैं, अनाज है, सब्जियां हैं जिसमें बहुत रेशा होता है, फ्रूट्स हैं जिसमें बहुत रेशे मिलते हैं, ये सभी हमारी डाइट को और हेल्दी बनाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर हम बहुत रेगुलर टाइम तक, लंबे टाइम तक अगर हमारा लो इंटेक रहता है फाइबर रिच फूड का, तो इट could cause nutritional deficiency as well as it can be a cause of colorectal cancer. And lastly, जो हम family history के बारे में बात कर रहे थे, of course, family history, it increases the risk. We can have the next slide, please, Ritika. Thank you. Okay, here comes the signs and symptoms of colorectal cancer. अगेन ये कुछ पॉसिबल साइंस हो सकते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के, लेकिन ये साइंस अलोन ये डिसाइड नहीं करते कि किसी को कोलोरेक्टल कैंसर है या नहीं। जो श्योर डायग्नोसिस हो सकता है वो फिट टेस्ट फॉलोड बाय कोलोनोस्कोपी ही हो सकता है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली फिट टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, फिट किट, और स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं ये सिम्टम्स हैं क्या। लोकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे चेंजेस इन बोवल मूवमेंट्स। बोवल मूवमेंट्स में चेंजेस का मतलब है कि जो डेली हम फ्रेश हो रहे हैं तो एक पैटर्न होता है जो सभी लोगों में अलग अलग फॉलो होता है कि उनका बोवल मूवमेंट कैसे चलता है।
उसके अंदर आपको चेंजेस नजर आएंगे। देर आपको कोई फिक्स्ड पैटर्न नजर नहीं आएगा, या आपको लगेगा कि पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, अभी हमको स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या कोई टाइम फिक्स नहीं है, पहले की तरह जो पैटर्न है उसमें चेंज आ गया है। बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज होना, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होना, अपच होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, अक्सर एब्डोमेन जो है आपका पेट और उदर का जो रीजन है उसके अंदर अगर आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट फील होता है, हेवीनेस फील होती है, वजन नहीं बढ़ रहा है लेकिन फिर भी आपको पेट फूला हुआ लग रहा है, लंबे समय तक अगर आपको इस तरह का कोई भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, दैट कुड बी अ रीजन। नोशिया, वॉमिट, नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर चीज है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो गैस, ब्लोटिंग, नोशिया, वॉमिट, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स रहते हैं इसमें भी। उसके अलावा अगर हम सिस्टेमिक सिम्टम्स की बात करें, यानी ये सिस्टम्स डायरेक्ट ये वाले सिम्टम्स डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अगेन काफी जनरल है बट इम्पोर्टेंट है। लाइक फटीग, बहुत ज्यादा थकान रहना, भूख न लगना, विदाउट एनी रीजन बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, और अगेन विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन लगातार वजन कम हो रहा है। तो अगर लोकल सिम्टम्स जो हैं उनके साथ साथ अगर आपको इस तरह के कोई सिस्टेमिक सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, लंबे टाइम तक है, एंड यू फील, आपको इनर सेल्फ में फील हो रहा है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आपको डेफिनेटली फिट किट ऑर्डर करना चाहिए और अपने लिए स्क्रीनिंग बुक करवानी चाहिए। And it is regardless of gender. Sorry, importantly मैं ये शुरू में कहना भूल गई, it is regardless of gender. चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी के अंदर कोलोरेक्टल कैंसर्स के केसेस जो हैं वो इक्वली देखे गए हैं। Okay, so with that, we come to the next section, which is myth busting. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है ये। So I would like to ask Ritika to take over from here. Thank you, Sheetal. Okay. So this is going to be true or false. Either you write it in the chat or you let us know. We would prefer if someone just says true or false. So the statement is only individuals with a family history of breast cancer are at a risk of developing breast cancer. False. Is it true or false? False. It's false. I think we have a good consensus here. It is That's false. correct. Yes. So approximately 5 to 10% of breast cancers are considered to be hereditary. Not the only reason, but yes, only 5 to 10% have a family history inclination. Okay, so next one. So you can only get cervical cancers if you've had multiple partners. Again, true or false? False. False. Yeah. False. Okay, so we have a few false. Let's see. So correct. So cervical cancer can happen regardless of the number of sexual partners one person has had. Okay. Next one. So breast cancer only happens to middle-aged women and older. True or false? False. So we just have 2 false this time. But let's see. That's correct. The incidences of breast cancer have been found in individuals under the age of 40. Well, the next one, breast cancer will always present as a lump that you can feel. Is that true or false? That's false. False. Okay. Correct. Again, by the way. Where is this going? Sorry, but yes, everyone's correct. Sometimes it can be a lump that you cannot physically feel. And like I said, it can be a
physical, you can visually see the change, or you might feel the texture change, or the presentation might change, or it can be the color of the discharge. So yes, it's True. not just a lump. That will It's tell you. true. True. Thank you. Okay, another one, cervical cancer screenings. That screening will screen for all types of gynecological cancers. Is that true or false? False, only cervical cancer. True, I think. Iffy. Okay, so I'll just reveal it's actually false. Cervical cancer screening will only detect cervical cancer, not other gynecological problems. You have uterus, you have cervix, the uterus, cervix, ovaries, tubes. So only cervix is detected with the cervical cancer screen, for the cervical cancer screening. Okay, so if you get a pap smear, that will break your hymen. So what some people mistakenly believe that, this hymen is what makes one person or one girl a virgin. So do you think getting a pap smear will break your hymen? No. No, no. Everybody was in consensus here, so that's false. Pap smear is not a forceful entry or insertion that will break your hymen. Many, also just on a side note, many virgin women have already broken hymens, or some are sometimes even born without ones. That's a congenital thing. Okay, Sheetal, do you have any questions? Also, because Sheetal pointed it out, I would also like to add, because I was discussing breast cancer, that again, this should not be mistaken that breast cancer, the tissue is just limited or restricted to men. Even though it's a small percentage, breast cancer can also impact and affect men. So they should also be a little cautious of family history or any physical prominent changes that happen in the breast tissue. So yes, breast cancer is not just for women. We have seen cases in men as well. So on that note, Yes. Sheetal, would you like to? Yeah. So before I take one or two more questions, मैं again आपको याद दिलाना चाहूंगी evaluation survey के लिए. Please take 1 minute at the end of this presentation. मैंने लिंक चैट बॉक्स में डाला है, आप वहां पे जाकर लिंक पर जब क्लिक करेंगे, it will take you to a Google form. Just 1 minute लगेगा आपको वो evaluation survey fill करने में. Please do that. Done And already. I will be ready for, we will be ready for taking questions in 2 minutes. सिर्फ मेरी तरफ से एक और question है जो मैं पूछना चाहूंगी, which you will decide whether it is a myth or a fact. So the question is, हमने presentation में एक जगह बात की थी passive smoking के बारे में. Passive smoking या सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जो रेगुलरली स्मोक करते हैं और उस वक्त आप उनके आसपास हैं और ये लंबे टाइम तक चल रहा है, तो क्या ऐसे लोग जो पैसिव स्मोकर्स हैं, जो किसी स्मोकर के साथ में रहते हैं, क्या वो भी रिस्क पर होते हैं लंग Yes. कैंसर के? Yes. होते हैं. Yes, definitely. Yeah. That's true. That's true. I'm so happy to see that. आप लोग बहुत knowledgeable हैं. That's true. अगर passive smoking में है कोई involved, तो वो उतना ही harmful है. That's why it is recommended that smoking जो है, अगर कोई करते भी हैं तो control करें और वो लोगों के बीच में बिल्कुल ना करें, especially जिन family के साथ रहते हैं उनके, और वो भी उतने ही risk पर होते हैं. So, Dr. Sheetal, With that, sorry. Dr. Sheetal and Dr. Ritika, thank you so much. Before you